friends, welcome back to the Hogwarts Learning. So in today's video we are going to discuss what is bank, history of bank and evolution of bank. So without wasting time, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि कैसे हिस्ट्री हुई बैंक की, क्या थी हिस्ट्री बैंक की, कैसे इवोल्यूशन हुआ बैंक का और क्या है सारी जानकारियां। सभी चीजों को लिखते जाइए, कॉपी पेन साथ में रखिए और चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी। क्या होता है बैंक वो जानने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले जान ले कि बैंक क्या है तब हिस्ट्री जानने में मजा आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कोई बैंक है, ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए जो आपको नाम पता हो। लिख देते हैं यहाँ पर जॉनसन बैंक, ठीक है। मान लीजिए एक जॉनसन बैंक है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोग इधर पे खड़े हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा है। अब सोच रहे हैं कि कहाँ ले जाके वो पैसा रख दें, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़े पैसों की कमी आ गई, वो सोच रहे हैं कहाँ से जाके पैसा लें। हम सबको पता है कि बैंक का एक प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बैंक का? एक्सेप्टिंग मनी, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं और क्या करते हैं, लेंडिंग करते हैं। किस चीज की? लोन की लेंडिंग करते हैं। अच्छा, इन्हें भी ये बात पता है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये पैसा अपना जो था, मान लीजिए इनके पास कुल मिला के 100 रुपए थे, और उस 100 रुपए को ले जाके बैंक को दे दिया, ठीक है। और बैंक से कहा कि इसके बदले आप दोगे क्या हमें? तो बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको इसके बदले 5% क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट मतलब क्या होगा सर, कि जितना भी पैसा जमा कराया है उस पे 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपए जमा कराया है तो जब आप वापस लेने आएंगे तो आपको कितना रुपए देगा, वो कितना देगा, 105 रुपए देगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई सर। अच्छा, इनका तो ये फायदा ही फायदा है। इनसे क्या होगा, ठीक है सर। अब क्या ये अपनी जेब से पैसा देगा? बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, आपके सवालों को हम खुद ही लिख लेते हैं क्योंकि हमने भी पढ़ाई करी, हमें भी ये सब सवाल आते थे कि क्या ये पैसा अपने जेब से लाके देगा? बिल्कुल नहीं। पैसा कहां से लाके देगा? अब ये जब ये जो इधर लोगों को खड़ा किया था, जो क्या लेने आए थे, लोन लेने आए थे, वो जब इसके पास जाएंगे कि साहब क्या करो, मेरे को कुछ लोन दे दो, तो ये बोलता है ठीक है भैया ले लो लोन। कितना लोन चाहिए? बोलता है ठीक है मेरे को 100 रुपए का लोन चाहिए। बोलता है ठीक है चाहिए, ले लो लोन हमसे। लोन ले लिया साहब। बोलता है लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ये बोलता है कि तुमको बदले में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात आई होप आपको समझ में आया हो। अब ये बोलता है कि बदले में भैया एक काम करना, मुझे आप 10% क्या दे देना, इंटरेस्ट दे देना, ठीक है। अब हुआ क्या, बैंक इनको कहां से पैसा देगा? अपनी जेब से तो देगा नहीं, कहां से देगा? यहां से पैसा देगा। अब बैंक ने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। बैंक ने किया क्या, बैंक ने ये किया कि इनसे कुछ पैसा यहां पर डिपॉजिट किया, ठीक है। उसी डिपॉजिट पैसे को इधर ले जाके लोन के तौर पर दिया। इधर से उन्होंने 10% का इंटरेस्ट लिया और इधर इनको देना था कितना, 5% इंटरेस्ट देना था। बीच में बैंक को कितना फायदा हुआ, बैंक को 5 रुपए का, मान लीजिए 5% का फायदा हो गया, ठीक है। तो बैंक ने यहां से पैसा उठाया और इनका जितना पैसा था ये जब लेने आएंगे तब दे देगा। अच्छा सर, तो एक बात बताइए, मान लीजिए कभी कोई बीच में आ जाए तब क्या करेगा? मान लीजिए कुछ तो ड्यू डेट देता है ना, हर कोई ड्यू डेट देता है, बैंक तो ड्यू डेट देता है ना कि भाई कितने साल का ले रहे हो, 1 ईयर का ले रहे हो, 2 ईयर्स का ले रहे हो, कितने साल का ले रहे हो। अच्छा, तो बोलता है ठीक है, मान लीजिए 1 ईयर का लिया है। अब कोई इनमें से कोई, मान लीजिए इनमें से ये ए बी सी है और ये बी आके बोलता है कि साहब मेरे को मेरा पैसा दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। तो बैंक कहां से देगी? इससे क्या बोलेगी कि 1 साल का नहीं, अब तुम्हारा 6 महीने का है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगी। अब इसी सिचुएशन में बैंक अपने पास कुछ रखती है जिसे हम नाम देते हैं रिजर्व। ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा रिजर्व है जो बैंक रखता है, क्या है रिजर्व्स। उससे पहले जान लेते हैं कि कैसे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कैसे आया इंडिया में, क्या है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो चलिए इसको रफ कर देता हूं और देखते हैं कि कैसे आया। तो चलिए साहब, बात है 18th सेंचुरी की। कितने की? 18th सेंचुरी की बात है साहब। तब क्या चल रहा था हमारे यहाँ? कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज ब्रिटिश पीरियड, जिसे हम ब्रिटिश पीरियड के नाम से बहुत भली भांति जानते हैं, ठीक है साहब। ये पीरियड चल रहा था, उसी में कहा जाता है कि मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन दी लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी। कब? लास्ट डिकेड, ठीक है। अब उस समय क्या हुआ सर? अब 1770 में एक बैंक स्टैब्लिश हुआ। ये सभी जानकारियां आप लोग लिखते जाइएगा क्योंकि हम जुटा जुटा के लाते हैं। किसके लिए लाते हैं? तो आपके ही लिए लाते हैं, ठीक है सर। तो हुआ क्या, अब 1770 में
एक बैंक का फॉर्मेशन हुआ सर। कौन से बैंक का फॉर्मेशन हुआ? तो फॉर्मेशन हुआ था सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो सर अब कहां चला गया ये बैंक? ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं, सर अब कहां चला गया? तो सुनो भाई, आराम से सुनो। क्या हुआ था कि इसे लिक्विडेट हो गया था। कब हो गया था? तो 1829 से 1832 के बीच में। कहा जाता है 1829 से 1832 के बीच में क्या हो गया था? लिक्विडेट हो गया था। अब लिक्विडेट का मतलब क्या होता है सर? नष्ट हो गया था मेरे भाई, नष्ट। इसको क्या हो गया था? ये नष्ट हो गया था। आई होप आप लोग ये सब लिख रहे होंगे। तो क्या हुआ? जो मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन द लास्ट 18th सेंचुरी, ठीक है। अब उसमें से जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बात है ये सब, जब उस टाइम पर कॉलोनियल रूल चल रहा था। अच्छा, स्टैब्लिशमेंट हो गया 1770 में साहब। और हुआ क्या? जो इसका लिक्विडेट हो गया, नष्ट हो गया कब? 1829 और 1832 में। अच्छा साहब, फिर क्या कोई बैंक ही नहीं बना? फिर एक बैंक बना, ये लिख लिया होगा आपको, इसको रब कर देता हूं मैं। फिर एक बैंक बना, ये लिख लिया होगा आई होप आपने। तो फिर एक बैंक बना, फिर उसके बाद एक और बैंक बना। और कब बना? तो 1786 में। 1786 में बैंक बना जनरल। ये बैंक बहुत जरूरी बना, देखो, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बैंक बना 1786 में। पहला बैंक कब बना था? 1770 में। क्या नाम था उसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, BOH, ठीक है। इसके लिक्विडेट या नष्ट कब हो गया था? तो सर 1829 से 1832 में इसे नष्ट कर दिया गया था। अब 1786 में एक और बैंक बना जिसका नाम क्या था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है सर। ये इसका भी स्टैब्लिशमेंट हो गया। तो सर क्या ये चला? अभी कहां चला गया? नहीं भाई, 1791 में ये भी क्या हो गया था? फेल हो गया था बैंक। क्या हो गया था? ये बैंक भी फेल कर गया था। अच्छा सर, ये तो हमने जान लिया कि 18वीं सदी में कैसे शुरुआत हुई। कुछ ये जानकारियां चाहे तो आप लोग बहुत आराम से लिख लीजिए इसको, ठीक है। दो जानकारी थी। क्या जानकारी थी? 1770 में भारत क्या था? हिंदुस्तान बैंक ऑफ इंडिया, यही था ना नाम, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम था ना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। और कब नष्ट कर दिया गया? तो कहा जाता है कि ये कब नष्ट कर दिया गया? 1829 से 1832 के बीच में इसको क्या कर दिया गया? लिक्विडेट कर दिया गया, ठीक है। लिक्विडेटेड हो गया था। अब दूसरी बात आई कि सर फिर क्या कोई बैंक नहीं बना? जरूर बना मेरे भाई, बना था बैंक 1786 में, जिसका नाम क्या था? द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, BOI हम अच्छे से जानते हैं। अभी एक बैंक ऑफ इंडिया है हमारे पास। 1791 में फिर से क्या हो गया था? ये बैंक फेल कर गया था। यहां तक आई होप आप सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। ये बात तो हमको अच्छे से समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा हो गया था, ठीक है। अब जानते हैं कि अच्छा इसके बाद फिर कोई और बैंक नहीं बना क्या? यहीं पर सारा सिलसिला खत्म हो गया, सारी चीज खत्म हो गई? नहीं सर, बना। और कैसे बना कि आज तक चल रहा है। और कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैसे साहब? देखो कैसे बना। इसके बाद ठीक बना। कब बना? तो 1806 में। 1806 में क्या बना? तो बैंक ऑफ कलकत्ता। ये जानकारी जरूर लिखने जाइएगा, कहीं ऊपर ना हो जाए, कैमरे से नीचे में कर देते हैं कि 1806 में एक बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। बैंक ऑफ कलकत्ता बना, ठीक है सर। ये तो बन गया। अब क्या हुआ सर? फिर 1800 जब ये बना बैंक, ठीक है, तो ये बैंक बनने के बाद तो चला, ठीक है। लेकिन इस बैंक में और भी सारे बैंक जो बने, इसके बाद और भी बैंक बने थे। 3 बैंक कहा जाता है। कौन से 3 बैंक कहा जाता है? तो दूसरा बैंक अगर ले लें तो 1809 में, ठीक है। 1809 में एक और बैंक बना और उस बैंक का क्या नाम था? उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद एक और बैंक बना। कब बना सर? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। 1840 के करीब बना था ये। 1843 में, 1843 में बना था, 1843 में, ठीक है। ये बैंक बन गया साहब। अब क्या हुआ सर?
अब ये हुआ कि कहा गया कि इन बैंक को मर्ज कर दिया गया था। कब मर गया था? ये जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट थी, देखो उस समय पे राष्ट्रपति शासन ही था, ठीक है। कहा जाता है राष्ट्रपति शासन कभी किसी भी देश में लगता है जब कोई स्टेट क्या हो जाता है, अपने काम नहीं कर पाता है सही से, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे भी यही चीज चल रही थी क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल था, ठीक है साहब। ये थी जानकारी इन 3 बैंक की। अब इन 3 बैंक को देखें तो ये जानकारी निकल के आती है कि ये बैंक को अब इन लोगों ने क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था, और मर्ज करके एक बैंक का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में एक बैंक का निर्माण हुआ था जिससे था इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पेरियल, ठीक है, यही बैंक था इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में 1921 में ये बैंक बना, किसको मर्ज करके? इन तीनों बैंक को मर्ज करके। ये सभी चीजें याद रखिएगा कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक 1921 में 1921 में एक बैंक बना जिसका नाम क्या दिया गया? इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है सर। अब कई सालों बाद जब नेशनलाइज्म हुआ, जब सारी चीजों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया इंडिपेंडेंस के बाद, तो क्या हुआ? तो देखें क्या तो हुआ ये कि 1955 में इंडिपेंडेंस के बाद इस बैंक को क्या नाम दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे हुआ? सारी चीजें एक बार और डिस्कस करते हैं कि इन तीनों बैंक को कोलैबोरेट करके या मर्ज करके 1921 में क्या बना गया? इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हो गया तो चीजों का नेशनलिज्म किया गया। जब सारी चीजों को नेशनलिस्ट किया गया तब क्या हुआ? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये तो बात हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, कैसे हमारे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम था, क्या थी सारी चीजें, ये सारी हमने बातें कर ली थी, सॉरी, ये सारी बातें हमने कर ली। अब जानते हैं कि क्या हुआ था सर। अच्छा ये बात बताओ एक बार कि अभी हम सब जानते हैं कि ये आरबीआई, ये जो हमारा आरबीआई है, ये सभी बैंक को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये सारी चीजें, मॉनिटरी पॉलिसी हो गई, सारी चीज ये डिसाइड करता है। क्या उस टाइम पे भी कुछ ऐसा था? जरूर था मेरे भाई। उस टाइम पे भी ये जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट थी, इनके द्वारा क्या बनाया गया था? एक सेंट्रल बैंक बनाया गया था, ठीक है। सेंट्रल बैंक था, ठीक है। उसी को बाद में क्या बना दिया गया? उसी को बाद में 1935 में, हाँ आई थिंक 1935 में उसको क्या बना दिया गया? आरबीआई बना दिया गया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए कोई एक्ट भी देखते हैं तो हम ऐसे ही देखते हैं आरबीआई एक्ट, ठीक है, 1935 इस तरीके से। तो ये सारी बातें थी कि कैसे मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया ओरिजिनेट हुआ, कैसे सारी चीजें ओरिजिनेट हुई, ठीक है। यहां तक आई होप आप सबको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है साहब। अब आगे बता दो कि अब ये तो सारी बातें हो गई कि कैसे बैंक का ओरिजिन हुआ, कैसे स्टेट बैंक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब जानते हैं थोड़ा बैंक के बारे में कि क्या होता है कॉमर्शियल बैंक, क्या है आरबीआई, क्या है सारी चीजें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जाते। तो कमर्शियल बैंक के बारे में कहा जाता है कि कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या बातें निकल के आई? क्या करता है कमर्शियल बैंक? देख लेते हैं कमर्शियल बैंक क्या करता है सब। कमर्शियल बैंक ये करता है, इसके कुछ फंक्शन अभी निकल के आए, देख लेते हैं क्या है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कहा ना, इसमें अभी आपकी डेफिनेशन ही क्या कहती है, जो मैंने 11th क्लास की बुक से उठाया था, कि इसकी डेफिनेशन ही वहां ये लिखी है कि द कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और क्या करना? ग्रांटिंग लोन्स और मेकिंग इन्वेस्टमेंट और क्या करना? विद द एम ऑफ, इज इक्वल टू, यहां लगाएंगे इज इक्वल टू विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जिस तरीके से अभी हमने ये सारी चीजें जानी कि कैसे हमने बैंक को बताया कि बैंक ने सबसे पहले कुछ लोगों से पैसे उठाए, उस पैसे को अपने पास रखा, जब कोई लोन लेने आया
तो उसको वो पैसा दिया, उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया और वही इंटरेस्ट उठाकर जिन्हों से लिया था बैंक ने उनको वो पैसा दे दिया। ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली, ठीक है। ये हमने जाना कि कॉमर्शियल बैंक की क्या थी डेफिनेशन। एक बार फिर बोल देता हूं, डेफिनेशन अगर अच्छी है तो लिख लेना, वैसे बुक में लिखी हुई है आप लोगों के। कहता क्या है कि द कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर होगी। अच्छा सर, ये हो गया तो इसके कुछ फंक्शन भी तो होंगे। फंक्शन बताए ना साहब, यही तो फंक्शन है इसका। प्राइमरी फंक्शन अभी मैं बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। अगर मैं यहां लिखता हूं कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक अगर लिखते हैं, ठीक है, इधर भी राइटिंग गंदा ही हो जाता है, तो इसके दो तरीके के फंक्शन निकल के आते हैं। एक आता है साहब इसका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन निकल के आता है, ठीक है। और दूसरा होता है इसका सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन। दो तरीके के इसके फंक्शन निकल के आते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। दो तरीके के फंक्शन हमने देखे करें हम। जो इसका प्राइमरी फंक्शन है उसमें दो चीज आती है, ठीक है। इसके प्राइमरी फंक्शन में दो चीज आती है। क्या आती है वो दो चीज, इस बोर्ड में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, वैसे हमारा बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाता है। प्राइमरी फंक्शन में दो चीज होती है, एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा इसमें होता है एडवांसिंग लोन। ये हम सबको बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं। तो बैंक के यही दो फंक्शन है, हम सबको पता ही रहता है कि बैंक और करेगा क्या बैंक, है ना, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। तो अगर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में देखें तो सब दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, हम सब जानते हैं कौन से डिपॉजिट होते हैं, वो दो तरीके के। तो दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, एक तो करंट होता है, ठीक है, एक करंट डिपॉजिट होता है, और एक होता है जो हम कहते हैं फिक्स्ड, जिसे हम बहुत पॉपुलरली जानते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है इसको बहुत पॉपुलरली हम जानते हैं, जिसे हम एफडी के नाम से बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो ये करंट वाला होता है, जो करंट डिपॉजिट होता है, वो कस्टमर को ऑन डिमांड दे दिया, कहा जाता है कि दीज डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर। अगर मान लो कोई डिमांड कर देता है कि भाई हमको चाहिए, तो उनके डिमांड पे ये पैसा दे दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट में कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। 5 साल का भी है, 10 साल का भी है, आप 1 साल के लिए करा लो, वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि क्या बैंक की पॉलिसीज है, ठीक है। ये थे इसके दो फंक्शन, ठीक है साहब। इसको मैं मिटा लूंगा नहीं, मैं इसको इधर पे इरेज नहीं करूंगा, इसको मैं यहीं पर लिखे रहने दूंगा। एफडी लिख देते हैं इधर, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ताकि अगर ये रिवीजन करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये हो गया। अब एडवांसिंग लोन में सर कैसे कर देता है? देखो, लोन हम सबको पता है कि बैंक देता है, और लोन देते समय बैंक की कुछ पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। वो सारी पॉलिसीज हम अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी जान लेते हैं कि इसके सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उससे भी डिस्कस करने जाएंगे। तो हम अभी बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या है इसके सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन अगर जाने तो सबसे पहला जो आता है सेकेंडरी फंक्शन में, सेकेंडरी फंक्शन जो है इसका, अगर इसका सेकेंडरी फंक्शन जाने तो सबसे पहला सेकेंडरी फंक्शन जो आता है इसका, वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की अगर बात करें तो ये हर किसी को नहीं मिलता है। कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सन, या तो बैंक के जो जिन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑलरेडी बैंक में डाल रखा होता है, जिन पे बैंक को बिलीव होता है कि अगर हम इसे दे देंगे या तो ये विड्रॉ करेगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को हमारे, तो इन्हें बड़े आराम से ये हमको जो इंटरेस्ट है और जो हमारा जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसे बड़े अच्छे से लौटा देगा सर। इस सिचुएशन में क्या होता है, जब भी किसी भी कंपनी, मान लो ज्यादातर मैंने सुना है कि बिजनेसमैन ये काम करते हैं, मान लो उनके तो अकाउंट में अच्छे खासे पैसे रहते हैं, मान लो किसी के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और वो बोलता है कि साहब एक काम करते हैं कि मेरे, मान लो उसको किसी को पेमेंट ही देना है, उसको देना है 52 का, ठीक है, 52 करोड़ का। अब ये 2 करोड़ उसके पास है नहीं, वैसे बहुत ज्यादा अमाउंट है, 2 करोड़ उसके पास है नहीं। वो बोलता है मैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करूंगा, ठीक है, यूज करूंगा। तो सर क्या ऐसे ही दे देती है क्या बैंक? बैंक का क्या फायदा, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है? फायदा है, 2 फायदे अगर मैं बता दूं। एक तो कस्टमर मतलब फिक्स हो जाता है, ये मेरा पर्सनल है कि कस्टमर तो उनके तरफ फिक्स हो गया, ठीक है, एक अच्छा वैल्यू बन गया, उनका वैल्यू बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, उन्हें इंटरेस्ट मिल जाता है इस चीज से, है ना।
अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं तो जब उसका प्रिंसिपल अमाउंट लौटा लेगा तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी दे देगा। अच्छा सर, ये हो गया। तो अब ये बताओ कि और भी कुछ होता है क्या सेकेंडरी फंक्शन में? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो बता दिया आपने, ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट के बाद देखें तो दूसरा आता है ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये अकाउंट्स में आप लोग पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अच्छे से पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी को जब बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जाता है, ठीक है, मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या दिया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक लेटर दिया जाता है, उसमें लिख के दिया जाता है आपको देख लीजिए इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज देने के समय अगर मान लो कोई एक मेच्योरिटी डेट दी जाती है आपको, जिसे हम कहते हैं मेच्योरिटी, मतलब मेच्योर जब हो जाएगा आपका वो पीरियड, जब आप मान लो आपको 20 दिन के लिए दिया है, किसी को 20 डेज बाद हम आपको लौटा देंगे, तो जब ये 20 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, जब ये मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है, तो आप अपना बिल जाके बैंक से निकाल सकते हो जितना अमाउंट है। डिस्काउंटिंग का मतलब यहाँ वो नहीं है कि पैसा कम कर रहे हैं, ठीक है, यह बैंक है कि बैंक का जितना भी आपको दिया था उसको निकाल सकते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग इसमें यह निकल के आता है कि आप मेच्योरिटी पीरियड से पहले भी जाके बैंक से निकाल सकते हो। ये है बैंक का सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। उसमें बैंक अपना कमीशन वमीशन काट लेता है और आपको दे देता है जो भी था, ठीक है। अब सर आता है इसके बाद जो आएगा, उसके बाद जो आएगा इधर इसको लिख देते हैं ना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बहुत ही छोटा पड़ जाता है और कुछ नहीं, चलो दिल तो बड़ा है। चलो देखते हैं अब क्या बोलता है कि एजेंसी फंक्शन भी होता है। अब सर एजेंसी फंक्शन क्या होता है? देखो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी आपने बहुत ज्यादा चीजें, जिसमें बोला जाता है कि बैंक बड़ी ज्यादा फैसिलिटीज देता है आपको। क्या फैसिलिटी दे देता है सर? ऐसी फैसिलिटी देता है कि बैंक आपको लॉकर दे देता है, ठीक है। ये बड़ा लंबा चीजें थी, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ फंड, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड के लिए, ठीक है, मान लो आपको यहां से कहीं बाहर पैसा भेजना है, बैंक आपको प्रोवाइड करा देता है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। अब सर ये बहुत सारे चीजों के कलेक्शन, जैसे हो गया डिविडेंड हो गया, रेंट हो गया, इनका कलेक्शन करना, इनका पेमेंट करना, ये फैसिलिटी दे दिया। एक कहते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? क्या होता है ये फॉरेन एक्सचेंज? ये डॉलर वॉलर जो है ना, ये सब फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व है। अभी ये सब पढ़ेंगे, आगे सब पढ़ेंगे, एक एक करके सब जानेंगे क्या होता है। और क्या हो जाता है? और हो जाता है एक परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से मतलब ये जो आपके ये बॉन्ड वॉन्ड होते हैं ना, ये सारी चीजें, ठीक है। मान लो ये बॉन्ड हो गए, आपके शेयर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें। लॉकर फैसिलिटी शायद मैं आपको बता चुका हूं। इनकम टैक्स कंसल्टेंट, ये चीज भी देता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर ऑफ रेफरेंस इन द केस मान लो आपको किसी और जगह पर जाना है, ये मैं आपको बताता हूं। लेटर ऑफ रेफरेंस वही होता है, रेफरेंस हम सब जानते हैं कि आपको एक रेफरेंस लेटर दे दिया जाता है, जिसमें आपके बारे में, आपके कस्टमर के बारे में वो लिख देता है बैंक कि कैसा कस्टमर है, क्या पेमेंट आगे कर पाएगा, उसका समझ लीजिए एक रेफरेंस देता है, उसके बारे में एक जानकारी दे देता है। ये हो गया साहब, ये 3 फंक्शन हो गए। क्या 3 फंक्शन हो गए? ये एजेंसी हो गया, ठीक है। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जान ली हमने, क्या थी? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शन जान दी, जो मुझे पूरे नहीं याद है लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब जानते हैं एक होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो क्या है जनरल यूटिलिटी फंक्शन? यूटिलिटी फंक्शन में कुछ खास नहीं करता है, सेम वही है, आपको ट्रैवलर्स चेक दे देता है, मान लो आपको कहीं बाहर जाना है वो दे देता है, ठीक है। आपको सिक्योरिटी के लिए मदद कर देता है, जो आपकी सिक्योरिटी होती है उन्हें एक्सचेंज कराने में, बहुत सारी चीजें। लॉकर फैसिलिटी इसका है, सॉरी माफ करिएगा, उधर मैंने बता दिया। लॉकर फैसिलिटी इसमें आता है, उसमें सिंपल सा आता है, ये जो आपके फॉरेन रिजर्व होते हैं इनको एक्सचेंज कराने में मदद कर देता है। टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा देता है। ये मेरे से मिस्टेक हो गया, ये इसी को अभी करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लॉकर फैसिलिटी जो होता है इनका, ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आता है। किसमें आता है? ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आता है, ठीक है। ये तो हो गई बात, क्या थे फंक्शन बैंक, ठीक है। तो ये सारे हो गए फंक्शन ऑफ बैंक। क्या था बैंक हमने जान लिया, हिस्ट्री जान ली बैंक की। अब अगले वीडियो में जानेंगे क्या है सेंट्रल बैंक, क्या से फंक्शनिंग करता है सेंट्रल बैंक, कैसे कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी और क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। लाइक सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करें वीडियो को और कमेंट भी कर ही देना अगर वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।